कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब मैंने आपको इन्फिनिटिव जेरेंड का यूज बता दिया था। पार्टिसिपल में बातचीत आपसे हो रही थी। आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था जब पार्टिसिपल किसी सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा हो, है ना। अब आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पार्टिसिपल जब मॉडिफाई करे किसको, किसी ऑब्जेक्ट को। देखिए जैसे लिखा है आई वेटेड फॉर हिम, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, आप ये देखिए कि क्या है, ये दो सेंटेंस अलग अलग किए गए हैं, बाद में इसी को जोड़ के इसको पार्टिसिपल को इस तरह दिखाया गया है कि ये पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक मिनट के लिए जान लीजिए। ये जो दो सेंटेंस लिखे हैं ना, आई वेटेड फॉर हिम ही वॉज लेट, जैसे लिखा आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया, ही वॉज लेट। तो अब इस दोनों सेंटेंस को अगर मैं जोड़ूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, ही केप्ट मी वेटिंग। अब देखिए ही हमारा सब्जेक्ट है, आप इसको छोड़ भी दीजिए, ना भी ध्यान दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखा है आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया, ही वॉज लेट, वह विलंब था। इसका मतलब क्या है, उसने मुझे इंतजार करवाया। जैसे लिखा है ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, केप्ट हमारी वर्ब है, ये मी हमारा ऑब्जेक्ट है। और जो वेटिंग है ये किसके बारे में बता रहा है, मी के बारे में। मैं किस तरह का इंतजार कर रहा, इंतजार करता हुआ। तो इसका मतलब ये जो वेटिंग है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बता रहा है किसके बारे में, मी के बारे में। मी हमारा कोई प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो कल हमने ये देखा था पिछली क्लास में कि ये देखिए पार्टिसिपल बता रहे थे सब्जेक्ट के बारे में, ही इज इंजर्ड, तो ये इंजर्ड किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में, ठीक। ये सी द गर्ल अपीयर्स कंफ्यूज्ड, ये कंफ्यूज किसके बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में। ये कल पिछली क्लास में हमने देखा था कि पार्टिसिपल मॉडिफाई कर रहे थे, पार्टिसिपल बता रहे थे किसी सब्जेक्ट के बारे में। आज हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिसिपल जो है बताएगा किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए जैसे लिखा है, अब ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं, इनको अगर मैं ऐसे जोड़ दूं, जैसे लिखा है आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतजार किया था, ही वॉज लेट, वह विलंब था। इसको मैं इसलिए बोल सकता हूं ना, ही केप्ट मी वेटिंग। तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, केप्ट हमारी वर्ब है, और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसी मी के बारे में बता रहा है वेटिंग, मैं किस तरह का इंतजार कर रहा। तो ये हो गया क्या, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है एडजेक्टिव का। अगर देखिए ये एक्सप्लेन किया गया है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, वेटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट की स्थिति बता रहा है, ठीक। अच्छा यूज कैसा है, प्रेडिकेटिव यूज है। ये बात आप जान गए हैं कि एडजेक्टिव के यूज दो तरह से होते हैं, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। जब नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, और जब वर्ब के बाद आता है तो उसको बोलते हैं क्या, प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये जो वेटिंग है इसका यूज कैसे हुआ है, प्रेडिकेटिव हुआ है। देखिए क्योंकि वर्ब के बाद आया है, समझ पा रहे हैं। ये कल चर्चा आपसे हो गई थी, है ना। जैसे मैंने कहा गुड गर्ल, तो यहाँ गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और यूज कैसा है, इसका यूज है, इसका यूज है एट्रीब्यूटिव यूज। और मैंने कहा सी इज गुड, तो ये जो गुड है ये भी गर्ल के बारे में बता रहा है, और ये वर्ब के बाद आया है तो उसको बोलते हैं क्या हम, प्रेडिकेटिव यूज। ये एडजेक्टिव मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं। द मूवी फ्राइटेंड द चाइल्ड वाज क्राइंग। मूवी ने बच्चे को डरा दिया, बच्चा रो रहा था। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूं ना, द मूवी लेफ्ट द चाइल्ड क्राइंग। तो अब देखिए द मूवी हमारा सब्जेक्ट है, लेफ्ट हमारी वर्ब है, और द चाइल्ड है यही हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो क्राइंग है, ये जो क्राइंग लिखा है, ये जो क्राइंग है बताइए किसके बारे में बता रहा है, चाइल्ड के बारे में। बच्चा किस तरह का, रोता हुआ। तो अब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसके बारे में बता रहा है, चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड हमारा क्या है, चाइल्ड हमारा नाउन है, नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। इसका मतलब कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहा है किसके बारे में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक। ये द चाइल्ड हमारा ऑब्जेक्ट ही तो है, समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने कल पिछली क्लास देखा था सब्जेक्ट के बारे में बता रहा था, आज देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक। आगे देखते हैं एग्जांपल, द टीचर पनिश द बॉयज वर साइलेंट। ठीक है, टीचर ने बच्चों को, लड़कों को पनिश किया था, बच्चे शांत थे। द टीचर मेड द बॉयज साइलेंट। अब आप बताइए कि जो साइलेंट है किसको बता रहा है, बॉयज के बारे में, ठीक। नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, ठीक। समझ पा रहे हैं। आइए और देख लेते हैं पार्टिसिपल यूज्ड एब्सोल्युटली। अच्छा
ये थोड़ा समझ लीजिए, मैं थोड़ा समझा दूं आपको कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या चीज होती है। उसी की तरह से पार्टिसिपल का यूज भी होता है। देखिए एक चीज तो हम अभी तक ये जान गए कि पार्टिसिपल का यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सेम सेम है ना, जब सब दो सेंटेंस आए हुए हो, दोनों में सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, तो हम जो है पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दूं और फिर इस पर डिटेल से आपसे बातचीत होगी। देखिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है फ्री, यानी कि सब्जेक्ट को आजाद करना। सब्जेक्ट को आजाद करना, तो सब्जेक्ट को किससे आजाद करेंगे आप, किसने पकड़ रखा है उसको, तो सब्जेक्ट को आजाद किया जाता है फाइनाइट वर्ब से। क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में कुल 5 चीजें हैं, सब्जेक्ट, ये हमारी फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, जिसमें से सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो फाइनाइट वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो फाइनाइट वर्ब प्लूरल। इसका मतलब ये जो फाइनाइट वर्ब है ये इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाती है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब, नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है आजाद कर देना। इसका मतलब जब किसी सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से हम आजाद कर देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो ये बताने की कोशिश की गई है आपको कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कब होता है, ध्यान रखिएगा, जब दो सेंटेंस हो और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको थोड़ा समझा दूं। देखिए जैसे मैंने लिखा, इट वाज अ हॉट डे, ना, वी डिड नॉट गो आउटसाइड। अब आप देखिए ये दो बातें लिखी हैं, दिन बहुत गर्म था हम बाहर नहीं गए। अब ये दो बातें लिखी हैं, अगर इन दोनों बातों को दो सिंपल सेंटेंस हैं, यानी दो क्लाज लिखी हैं, दो सेंटेंस है मान लीजिए, अब इनको मुझे एक सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो मैं क्या कर दूं, तो मैं एक काम ये कर दूं कि एक फाइनाइट वर्ब को बदल दूं किसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब में। तो देखिए ये जो बात है ये तो मुख्य एक्शन है, ये मेन क्लाज है, तो इसकी वर्ब तो बदलेगी नहीं। ये जो बात है, अब एक चीज और, अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे इट है और यहाँ पे क्या है, वी है। सब्जेक्ट यहाँ इट है और यहाँ वी है, इसका मतलब यहाँ पार्टिसिपल का यूज हम नहीं करेंगे। पार्टिसिपल का यूज का मतलब, पार्टिसिपल का यूज तब करते हैं आप जब सब्जेक्ट क्या हो, सेम सेम हो। यहाँ पार्टिसिपल का यूज तो होगा, पर किस तरह से, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है सब्जेक्ट के बाद पार्टिसिपल को लिखना, ये प्रक्रिया कहलाती है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यानी कि किसी फाइनाइट वर्ब को नॉन फाइनाइट में बदल देना, इसी को बोलते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। वास्तव में ये नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है आजाद कर देना। इसका मतलब किसी सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से आजाद कर देने की प्रक्रिया ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। तो अब ये जो बात लिखी है, अगर मुझे एक ही सिंपल सेंटेंस बनाना हो तो मैं इसको इस तरह से बाकायदा कह सकता हूं। अगर देखिए, अगर मैं इसको पार्टिसिपल से बना दूं तो ये वाज हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, हम बाहर क्यों नहीं गए, क्योंकि दिन गर्म था। तो किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पढ़ के आए पीछे, कल मैंने आपको पढ़ाया ही सब, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में करा दूं तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा, बीइंग अ हॉट डे, वी डिड नॉट गो आउटसाइड। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये रॉन्ग हो जाए। जानते हैं रॉन्ग क्यों हो जाए, क्योंकि बीइंग अ हॉट डे, अब ये बीइंग अ हॉट डे ये पूरा यहां तक बन जाएगा सब्जेक्ट, यानी कि इसका मतलब हो गया बीइंग अ हॉट डे, हम ही गर्म दिन थे। अब ये जो लिखा है ना बीइंग अ हॉट डे, ये किसके बारे में बता रहा है, वी के बारे में। यानी जो वी है ये खुद ही गर्म दिन थे, तो उसका मीनिंग ही बदल गया, सेंटेंस ही रॉन्ग हो गया। देखिए पार्टिसिपल का यूज तब किया जाता है इस तरह से सब्जेक्ट से पहले, जब सब्जेक्ट सेम 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 सब्जेक्ट हो तब यूज करिएगा।
जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो पार्टिसिपल को हम यूज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि इस फाइनाइट वर्ब को हमको बदल देना है नॉन फाइनाइट में, मगर सब्जेक्ट को लिखा रहने देना है। तो इसको वास्तव में मुझे लिखना चाहिए था इट बीइंग अ हार्ड डे। मुझे कैसे लिखना चाहिए था? इट बीइंग अ हार्ड डे, कामा वी डिड नॉट गो आउटसाइड। अब देखिए ये जो इट था इसकी फाइनाइट वर्ब वाज थी, अब मैंने कर दिया बीइंग अ हार्ड डे। अब देखिए इस फाइनाइट वर्ब को बदल दिया किसमें? मैंने नॉन फाइनाइट प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक। और अब ये सब्जेक्ट जो है इससे आजाद हो गया, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो वही बताने की कोशिश की गई है कि पार्टिसिपल का यूज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में भी इस तरह से होता है जब सब्जेक्ट अलग अलग हो, ठीक है। तो आइए इसी को देखते हैं। देखिए एब्सोल्यूट क्या होता है? जब पार्टिसिपल अलग अलग नाउन प्रोनाउन के साथ आए, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट से अलग हो, रीजन टाइम कंडीशन बताए। देखिए आप जानते हैं पार्टिसिपल का यूज हम पढ़ के आए, हम किसी एक्शन का रीजन बताना हो, किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो, इफ क्लॉज के रूप में अतिरिक्त जानकारी देनी हो, एक एक्शन कंप्लीट हो गया हो दूसरा एक्शन शुरू हो, तो इन सारी परिस्थितियों में टाइम बताना हो, ये सारी परिस्थितियों में हम पार्टिसिपल का यूज कर रहे थे। सब मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। तो अब उसी पार्टिसिपल को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह यूज करना है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जो फाइनाइट वर्ब आई हुई उसको बदल देना नॉन फाइनाइट वर्ब में। यही प्रक्रिया ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, यानी सब्जेक्ट को आजाद करना किसी फाइनाइट वर्ब से। तो कह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की प्रक्रिया में भी हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था। देखिए नाउन प्रोनाउन पार्टिसिपल और फिर मेन क्लॉज, यही तो लिखा था मैंने आपको। जो सब्जेक्ट आएगा उसको लिखना है, उसके बाद ये जो फाइनाइट वर्ब होगी इसी फाइनाइट वर्ब को बदल देना है आपको किसमें? नॉन फाइनाइट वर्ब में, और उसके बाद मेन क्लॉज लिख देनी है। देखिए जैसे लिखा है द वेदर वाज कूल वी वेंट फॉर अ वॉक। अब दो बातें इसमें, एक में सब्जेक्ट है द वेदर, एक में सब्जेक्ट है क्या? वी। तो आप बताइए मौसम अच्छा था, हम बाहर चले गए घूम टहलने के लिए, तो आप बताइए बाहर क्यों गए? क्योंकि मौसम अच्छा था। तो किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है? किसी एक्शन का रीजन बताता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी एक्शन का रीजन पास्ट पार्टिसिपल भी बताता है, और पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में। तो किसी एक्शन का रीजन बताना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगना है। अब क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है इसलिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से, है ना। तो इसको मैं क्या बना दूं? द वेदर बीइंग कूल, द वेदर बीइंग कूल, ठीक। वी वेंट आउट फॉर वॉक। समझ पा रहे हैं? अब आप बताइए ये फाइनाइट वर्ब है, इसी को बदल दिया मैंने किसमें? नॉन फाइनाइट में। नॉन फाइनाइट का मतलब क्या? ये वाज बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म बोल रहा हूं। बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? बीइंग। तो द वेदर बीइंग कूल। अब ये जो फाइनाइट वर्ब है इसी को बदल दिया मैंने किसमें? नॉन फाइनाइट। देखिए द वेदर बीइंग कूल वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। तो अब देखिए पार्टिसिपल का यूज हुआ है कहां? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब आपको मैंने समझा दिया है, जब किसी सब्जेक्ट को उसके फाइनाइट वर्ब से आजाद किया जाता है तो यही प्रक्रिया ही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। शायद मेरी बात आप समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए द वेदर मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, है ना। अरे मैं आपको समझा ही चुका हूं, क्या ही इसमें समझा दिया मैंने आपको ना भाई। द वेदर का फाइनाइट वर्ब क्या था? वाज था। इसी वाज को मैंने बदल दिया किसमें? ये फाइनाइट वर्ब इसको बदल दिया किसमें? नॉन फाइनाइट में। मैंने लिख दिया द वेदर बीइंग कूल वी वेंट फॉर अ वॉक। तो अब ये फाइनाइट वर्ब है, बदल गई किसमें? नॉन फाइनाइट में। और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक। यानी कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले स्ट्रक्चर में भी हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ तो यही रहे हैं ना कि पार्टिसिपल का यूज कहां होता है ना। देखिए जो लिखा है बीइंग कूल, ये क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज तो है ना, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। आई अब देखिए लिखा है
रीना कंप्लीटेड हर एग्जाम, रीना फेल्ट रिलैक्स्ड। रीना रिलैक्स क्यों फील कर रही थी? क्योंकि उसका एग्जाम हो गया था। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ पा रहे होंगे? तो ठीक है, आप लगा दीजिए। देखिए क्या लिखा गया, रीना हैविंग कंप्लीटेड हर एग्जाम शी फेल्ट रिलैक्स्ड। अच्छा, अब एक बात ये, अब यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं हुआ। अच्छा, मैंने शायद ये बोल दिया कि एक काम, किसी एक्शन का रीजन बताना हो। एक्शन का रीजन तो ठीक है, एक्शन का रीजन परफेक्ट पार्टिसिपल भी बताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक चीज होती है, परफेक्ट पार्टिसिपल में एक काम पूरा होता हुआ दिखे और दूसरा काम उसके बाद प्रारंभ हो, तो हम क्या करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब आप बताइए, ये जो लिखा है रीना कंप्लीटेड हर एग्जाम, रीना फेल्ट रिलैक्स्ड, तो आप ये बताइए, क्या ये एक काम, भाई जब एग्जाम पूरा हो गया तभी तो उसको रिलैक्स मिला, यानी एक काम पूरा हो गया तो दूसरा काम स्टार्ट हुआ। इस वजह से यहाँ क्या यूज करेंगे? हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। तो यूज कर दिया क्या, रीना हैविंग कंप्लीटेड हर एग्जाम शी फेल्ट रिलैक्स्ड। ठीक समझ पा रहे होंगे? और एक चीज, अगर आप ये देखें कि कोई काम हो गया और उसका प्रभाव अभी भी है, ऐसे दिखाना हो आपको, तो ऐसी स्थिति में परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज कर रहे थे हम लोग कल। मैंने आपको दिखाया, समझाया था पूरी पूरी बात को। तो अगर आप इसको इस तरह से माने कि एक काम हो गया है और उस काम का प्रभाव अभी भी है, तो आप परफेक्ट इंफिनिटिव का यूज करना चाहते हैं तो उस तरह से भी यूज हो सकता है। और ज्यादा बेहतर यहाँ पे यही है कि आप इसको क्या कहिए कि एक काम पूरा हो गया है, दूसरा काम कब प्रारंभ हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर दीजिए। तो हो गया क्या, रीना हैविंग कंप्लीटेड हर एग्जाम शी फेल्ट रिलैक्स्ड। तो अब देखिए क्या है, ये जो लिखा है कंप्लीटेड, इसी फाइनाइट वर्ब को बदल दिया किसमें? नॉन फाइनाइट में। और यही क्या है? यही नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। हैविंग कंप्लीटेड परफेक्ट पार्टिसिपल है, अर्लियर एक्शन सोच करता है, शो करता है। देखिए द शॉप वाज क्लोज्ड, वी रिटर्न होम, है ना, हम घर लौट आए, दुकान बंद थी, है ना, यही तो बात है। अब बताइए, हम घर लौट आए, क्यों लौट आए? क्योंकि दुकान बंद थी। किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है? पार्टिसिपल बताता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है, पास्ट पार्टिसिपल बताता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बताता जरूर है कि परफेक्ट पार्टिसिपल में एक चीज होती है, काम का, एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे काम के प्रारंभ होने का बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये बात पैसिव वॉइस में लिखी है, द शॉप वाज क्लोज्ड, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब किसको प्राथमिकता देनी है आपको? जब स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का हो तो वहां पे हमको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना होता है। तो ठीक, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? अलग अलग है। जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो हमको यूज करना है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो यही रीजन वाली, घर क्यों लौट आए? क्योंकि ये रीजन था, दुकान बंद थी। एक्शन का रीजन कौन बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन पैसिव में है इसलिए हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। ठीक, तो अब बताइए पास्ट पार्टिसिपल में क्या है? क्लोज्ड है, इसी को हमको बता, इसी की हेल्प से हमको बना देना है। हम लिख देंगे द शॉप क्लोज्ड, वी रिटर्न होम। अब देखिए, ये दुकान किस तरह की? बंद हुई, वी रिटर्न होम। अब देखिए, नॉन, ये सब्जेक्ट है, इसको आजाद कर दिया इसके फाइनाइट वर्ब वास से। यही प्रक्रिया क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? देखिए, द नाइट हैड फॉलन, द स्ट्रीट बिकेम एम्प्टी। जो रास्ते थे, जो गलियां थी, वो शांत, खाली पड़ गई। क्यों खाली पड़ गई? क्योंकि रात आ गई थी। तो आप बताइए, रात आने के बाद, जब रात हो जाएगी तभी तो गलियां खाली होंगी। एक एक्शन का कंप्लीट, एक चीज का पूरा होना है, दूसरी चीज का प्रारंभ होना है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? अलग अलग है। तो फिर हमको क्या करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर लेना है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, द नाइट हैविंग फॉलन, यानी रात आ चुकी है, द स्ट्रीट बिकेम एम्प्टी, रातें क्या हो गई, सॉरी, गलियां क्या हो गई? खाली हो गई। ठीक, समझ पा रहे होंगे? देखिए कि ध्यान रखिएगा, किसी एक्शन का रीजन परफेक्ट पार्टिसिपल भी बताता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में एक चीज क्लियर रहती है, किसी काम, किसी एक काम के कंप्लीट होने का बोध होता है पूरी तरह से, ठीक, और तब दूसरा काम प्रारंभ होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको परफेक्ट पार्टिसिपल लगाना होता है। ठीक, तो इस तरह से यहां क्या लगा दिया हमने? परफेक्ट पार्टिसिपल। एब्सोल्यूट फ्रेज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए, अब देखिए, बिकॉज, व्हेन, इफ, एज, एज क्लॉज में बदला जा सकता है। जैसे देखिए लिखा है, द रोड बीइंग नैरो, ट्रैफिक मूव्ड स्लोली। अब
थोड़ा मैं समझा रहा हूँ आपको क्या कहने की कोशिश की गई है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए थोड़ा समझा दूँ पहले मैं आपको। देखिए कह रहा है एब्सोल्यूट फ्रेज, अब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में कोई क्लाज आ जाए, है ना, कोई भी क्लाज आ सकती है, बिकॉज, व्हेन, इफ क्लाज, ये सब आ जाए, ये क्लाज आ जाए, तो इन यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में कोई क्लाज आ जाए तो उस पूरी की पूरी क्लाज के बदले भी हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। उस पूरी पूरी क्लाज के बदले हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। आइए मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए लिखा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए क्या लिखा है, ट्रैफिक मूव्ड स्लोली, ट्रैफिक चल रहा था धीमा धीमा, क्यों? बिकॉज द रोड वाज नैरो, क्योंकि जो रास्ते थे क्या थे? नैरो थे। अब ये बताइए, क्या ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है? ट्रैफिक मूव क्यों कर रहा था धीमा धीमा? क्या रीजन था, कारण क्या था? क्योंकि रोड बहुत नैरो थे। तो अब ये जो बिकॉज है, ये रीजन जो बता रहे ये क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब इसी सबऑर्डिनेट क्लॉज के बदले हम यूज कर सकते हैं किसको? किसका यूज कर सकते हैं? पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। किस रूप में? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में। यानी कहने का मतलब थोड़ा समझिएगा, मैं आपको समझा दूं। देखिए मैं ये बता रहा हूं कि एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज कर सकते हैं, यानी कहने का मतलब पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से। किसके बदले? बिकॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज के बदले, बिकॉज क्लॉज, व्हेन क्लॉज, इफ क्लॉज या एज क्लॉज, यानी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो इस तरह से आए, ठीक है, जो रीजन बताए, टाइम बताए, कंडीशन बताए, ये सब अगर इफ क्लॉज इस तरह से आए, मतलब इस तरह से अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आए जो, तो उस पूरी पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज के बदले ही हम पूरा का पूरा पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। किस तरह से यूज कर सकते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कहने का मेरा सेंस ये है। अब आप देखिए, समझा देता हूं मैं आपको। लिखा है द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली, ट्रैफिक धीमे धीमे चल रहा था। बिकॉज द रोड वाज नैरो, रास्ता क्या था? नैरो था। तो आप बताइए, ये पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो रीजन बता रही है, एडवर्ब की तरह से आई है, तो बताइए इस पूरी की पूरी क्लॉज के बदले मैं यूज कर सकता हूं पार्टिसिपल का, और किस तरह से? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से, यानी सब्जेक्ट के बाद, उसके सब्जेक्ट के बाद उसके फाइनाइट वर्ब से उसको आजाद करके। देखिए अब बता, एक चीज बताइए, अब इसमें भी आप एक चीज अगर देख लीजिए, तो इसमें दो बातें लिखी हैं। लिखा है द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली, तो एक क्लॉज ये हो गई, इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा? ट्रैफिक है, ट्रैफिक है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आई है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोड है। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो जाहिर सी बात हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे, ठीक। और ये बिकॉज क्लॉज है, इस पूरी पूरी बिकॉज क्लॉज के बदले भी हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। तो यही कर दिया गया क्या? अब बताइए, अच्छा, ट्रैफिक जो है स्लो क्यों मूव कर रहा था? क्योंकि रास्ते क्या थे? नैरो थे। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग है, इसलिए इसलिए हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे, ठीक। तो इसी रीजन वाली फाइनाइट वर्ब को बदल देना है किसमें? नॉन फाइनाइट में। इसकी फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट हमारा क्या है? द रोड है, और फाइनाइट वर्ब हमारी क्या है? वाज है। तो इसी फाइनाइट वर्ब को आप बदल दीजिए किसमें? नॉन फाइनाइट, ठीक है। इसी फाइनाइट को बदल दीजिए किसमें आप? नॉन फाइनाइट में, ठीक। तो किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बताता है। किसी एक्शन का रीजन पास्ट पार्टिसिपल बताता है, परफेक्ट पार्टिसिपल बताता है। पर परफेक्ट पार्टिसिपल में ज्यादा भाव रीजन एक्शन का तो कम होता है, वहां ज्यादा भाव होता है एक काम के पूरा होने का और दूसरे काम के प्रारंभ होने का, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक्शन का रीजन देखा जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बताते हैं। अब बताइए स्ट्रक्चर पैसिव में तो है नहीं, एक्टिव में है, तो हमको लगाना है क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। तो हम लिखेंगे द रोड बीइंग नैरो। देखिए लिखा है द रोड बीइंग नैरो, द ट्रैफिक मूव्ड स्लोली। अब देखिए ये जो वाज था फाइनाइट वर्ब, इसी को बदल दिया किसमें आपने? नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक। यानी कि पूरी की पूरी क्लास जो सबऑर्डिनेट क्लास आई है ना, इस पूरी पूरी सबऑर्डिनेट क्लास के बदले हम यूज कर सकते हैं किसका? पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में।
आइए समझ पा गए होंगे। हिज फादर बीइंग इल ही स्टेड एट होम। अब देखिए थोड़ा समझ लीजिए, ये लिखा है ही स्टेड एट होम, वो घर पर रुका था, घर पे ठहरा। घर पे क्यों ठहरा? बिकॉज हिज फादर वाज इल, क्योंकि उसके पिताजी बीमार थे। पिताजी बीमार थे, इसी वजह से वो घर पे ठहरा, है ना। तो अब बताइए घर पे क्यों ठहरा? घर पे ठहरा इसलिए कि पिताजी बीमार थे। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल का। अगर स्ट्रक्चर पैसिव हो तो पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि स्ट्रक्चर पैसिव नहीं है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। तो आप बताइए ये एक्शन है, ये इसका रीजन है, तो रीजन वाली वर्ब को ही बदल देना है किसमें? नॉन फाइनाइट में। तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब है, इसी फाइनाइट वर्ब को बदल दीजिए किसमें? आप नॉन फाइनाइट में। तो मैं कह सकता हूं हिज फादर, अब इसमें दो क्लाज है, एक क्लाज है ही स्टेड एट होम, हिज फादर वाज इल। तो इस क्लाज का प्रिंसिपल क्लाज का जो सब्जेक्ट है वो ही है, और यहाँ मेन क्लास सब्जेक्ट है वो, सॉरी जो सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट है वो क्या है? हिज फादर है। सब्जेक्ट अलग अलग है, इसका मतलब हमको पार्टिसिपल का यूज तो करना है पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से। तो अब देखिए, तो मैं लिखूंगा हिज फादर बीइंग इल, ही स्टेड एट होम, हिज फादर बीइंग इल। अब देखिए ये फाइनाइट वर्ब को बदल दिया किसमें? आपने नॉन फाइनाइट। शायद मेरी बात आपको समझ में आ रही है। यानी पार्टिसिपल का यूज इस तरह से नॉन फाइनाइट के रूप में भी, पार्टिसिपल का यूज इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में भी हो जाता है जब सब्जेक्ट क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है। कॉमन इरर, पार्टिसिपल जिस नाउन को रिफर करे वही लॉजिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कुल मिला के पार्टिसिपल जिसको बारे में बताए, सब पार्टिसिपल का सब्जेक्ट स्पष्ट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है तो फिर वो स्ट्रक्चर रॉन्ग है। वॉकिंग इन द मार्केट द बैग वाज स्टोलन। आप बताइए बाजार में टहल कोई और रहा था, बैग चोरी हो गया। तो अब बताइए टहल रहा था मैं, बैग चोरी हो गया, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है ना। बैग तो टहल नहीं रहा था। अब जैसे आपने कहा वॉकिंग इन द मार्केट द बैग वाज स्टोलन, अब इसका ये मतलब हो गया कि बैग ही बाजार में टहल रहा था मार्केट में, बैग टहलने जाएगा तो बैग तो टहल सकता ही नहीं है, इसी वजह से रॉन्ग है ना। अब देखिए ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे, वॉकिंग इन द मार्केट आई लॉस्ट माई बैग। अब ये देखिए तो वही कह रहा है कि पार्टिसिपल का एक लॉजिकल सब्जेक्ट होना चाहिए। लॉजिकल मतलब जो वास्तविक सब्जेक्ट हो। अब बताइए ये बैग कहीं मार्केट में टहलेगा भला? अब बताइए, सोचिए। तो इस वजह से किसी भी पार्टिसिपल को वो जिसके बारे में बताए उपयुक्त सब्जेक्ट आना चाहिए। अनुपयुक्त सब्जेक्ट है तो उसका भाव अर्थ हो जाएगा गलत, रॉन्ग हो जाएगा, तो सेंटेंस व्यू क्या हो गया? रॉन्ग हो। देखिए लिखा है बीइंग वेरी टायर्ड द मैच वाज पोस्टपोन्ड। अब देखिए बीइंग वेरी टायर्ड, अब थोड़ा मैं समझा दूंगा आपको ये रॉन्ग क्यों है। लिखा है बीइंग वेरी टायर्ड द मैच वाज पोस्टपोन्ड, यानी मैच ही बहुत थका था। अब ये जो लिखा है बीइंग वेरी टायर्ड, किसके बारे में बता रहा है? मैच के बारे में। यानी मैच मैच थक गया। अरे भाई मैच कैसे थक जाएगा आप सोचिए, तो इसी वजह से ये रॉन्ग है। इसको मुझको लिखना चाहिए था बीइंग वेरी टायर्ड द प्लेयर्स पोस्टपोन द मैच। अब सही है। यानी थके कौन थे? बच्चे थके थे, खिलाड़ी थके थे। ठीक। अब देखिए यानी पार्टिसिपल जिसके बारे में बताए वो उपयुक्त सब्जेक्ट हो। अब ये मैच के बारे में पार्टिसिपल बता रहा है तो मैच कैसे थक जाएगा, इस वजह से रॉन्ग है। ये हमारा सही है। आइए आगे देख लेते हैं। इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल्स ना, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं मैं आपको समझाने की चाह रहा हूं। आज हम लोग पार्टिसिपल क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे, है ना। यहां तक पहुंचे। देखिए इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, कुछ पार्टिसिपल पूरे सेंटेंस को रिफर करते हैं, इनके साथ नाउन नहीं आता है। देखिए एक चीज बताऊं मैं आपको, मैंने एक बात बताई थी कि पार्टिसिपल क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं और काम करते हैं एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। यही बात मैंने आपसे बताई थी। और ये बात मैंने आपको बताई थी कि एडवर्ब का यूज, एडवर्ब के रूप में इनका यूज कभी कभी होता है, रेयर केस में। तो थोड़ा पहले समझते हैं फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए लिखा है जनरली स्पीकिंग स्टूडेंट्स फियर ग्रामर।
अब थोड़ा मेरी बात समझिए, स्टूडेंट्स फियर ग्रामर, सामान्य रूप से कहें तो छात्र व्याकरण से डरते हैं। अच्छा ये बताइए, जो लिखा है जनरली स्पीकिंग, इसको आप देखिए थोड़ा सा। अब ये स्पीकिंग क्या हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है? है। सामान्य रूप से कहें तो विद्यार्थी ग्रामर से डरते हैं। तो आप बताइए ये जो पूरा फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज, अब ये किसी एक नाउन के बारे में नहीं बता रहा है, एक्चुअली इस पूरे के पूरे सेंटेंस को ही ये क्वालिफाई कर रहा है। तो जब कोई पार्टिसिपल इस तरह से आके पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है तो उसी को हम बोलते हैं क्या? एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल। अब ओवरऑल से अगर आप देखें तो यहां पे ये जो लिखा है ना जनरली स्पीकिंग, ये पूरी की पूरी जो हमारा ये पूरा का पूरा जो पार्टिसिपल फ्रेज है इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि पार्टिसिपल्स होते नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, काम करते हैं एडजेक्टिव का और कभी कभी एडवर्बियल का। तो यहां पे ये जो है एडवर्बियल की तरह आया है, ध्यान रखिएगा, और पूरे पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब पार्टिसिपल इस तरह से पूरे पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। तब हम इसको क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल्स, इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल्स। देखिए लिखा है रफली स्पीकिंग द जर्नी टेक्स 2 आवर्स, है ना। अब द जर्नी टेक्स 2 आवर्स, इसी पूरे बात के बारे में कहां गया, ये जो लिखा है द जर्नी टेक्स 2 आवर्स, इसी पूरे बात के बारे में कौन बता रहा है? रफली स्पीकिंग। तो यहां पे बताइए स्पीकिंग हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है क्या? है। मगर ये किसी नाउन पाउंड के बारे में नहीं बता रहा है, ये पूरे पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई कर रहा है और एडवर्बियल की तरह यूज हुआ है। यानी कि ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से एडवर्बियल के रूप में आता है नॉन फाइनाइट वो पार्टिसिपल, तो वहां पे वो किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, कंसीडरिंग द सिचुएशन वी पोस्टपोन द प्लान। अब बताइए हमने प्लान पोस्टपोन कर दिया, इस पूरी बात के बारे में कौन बता रहा है? ये कंसीडरिंग द सिचुएशन। अब ये यहां पे किस तरह से आया है? एडवर्बियल के रूप में आया है। तो इस तरह से अब कंसीडरिंग क्या है हमारा? क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है क्या? है। तो ये सब स्ट्रक्चर्स भाषा में पॉसिबल हैं, होते हैं। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। वर्ब की आईएनजी जेरेंड वर्सेस पार्टिसिपल, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी होता है और जेरेंड भी होता है। पर अंतर क्या है? जेरेंड काम करेगा नाउन की तरह, पार्टिसिपल काम करेंगे एडजेक्टिव की तरह, कभी कभी एडवर्ब की तरह। आइए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जेरेंड नाउन की तरह, है ना। जब नाउन की तरह काम करे, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बने। जाहिर सी बात है, अगर नाउन होगा तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये सब। जैसे लिखा है डांसिंग इज एन एक्टिविटी, है ना, इट इज हर हॉबी। अब थोड़ा मैं आपको समझा दूं, ये जो लिखा है डांसिंग इज एन एक्टिविटी, तो डांसिंग यहाँ पे क्या है? जेरेंड है, सब्जेक्ट की तरह आया है ना। डांसिंग इज एन एक्टिविटी, इट इज हर हॉबी। इसी बात को मैं जोड़ सकता हूं, हर हॉबी इज डांसिंग। अब यहाँ पे जो डांसिंग है ये इसी हर हॉबी का क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन की तरह आया है, जेरेंड है। हॉबी क्या है उसकी? नृत्य करना। ठीक। यहाँ डांसिंग क्या है? नाउन है। और क्या है ये बी फॉर्म, ये देखिए हर हॉबी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, जो डांसिंग है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए लिखा रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज। अब रीडिंग इंप्रूव्स नॉलेज में ये जो रीडिंग है यही तुम्हारा सब्जेक्ट है ना। इंप्रूव्स हमारी वर्ब है और नॉलेज जो है इंप्रूव्स का ऑब्जेक्ट है। रीडिंग यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, नाउन की तरह, जेरेंड। हिज फेवरेट एक्टिविटी इज ट्रेवलिंग। अब बताइए हिज फेवरेट एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट है, एक्टिविटी हमारा नाउन है, फेवरेट हमारा एडजेक्टिव है, हिज हमारा डिटर्मिनर है, ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज है, यही सब्जेक्ट है। इज हमारी लिंकिंग वर्ब है और ये जो ट्रेवलिंग है ये इसी हिज फेवरेट एक्टिविटी की व्याख्या कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, है ना। ये क्या है? हमारा जेरेंड है, नाउन। अब थोड़ा देख लीजिए प्रेजेंट पार्टिसिपल।
क्या होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, मगर ये क्या काम करता है, ये एडजेक्टिव काम करता है ना। अगर वर्ब की आईएनजी कंटीन्यूअस टेंस बनाए, सी डांसेज, अरे उसको छोड़िए आप, इसको देखिए, जैसे करा, अच्छा चीज मैंने कल आपको बताई थी कि पार्टिसिपल जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आए, है ना, तो फिर उसको हम एज अ वर्ब ट्रीट करते हैं, ठीक है। और जब नाउन प्रोनाउन की व्याख्या करे तो उसको एज एडजेक्टिव ट्रीट करते हैं। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे क्या एज अ वर्ब की तरह आया है ना, वर्ब फॉर्म है, ये बात मैंने कल आपको बताई थी, है ना। जैसे अगर मैं कह दूं, इसी को अगर आप देख लीजिए, जैसे लिखा सी इज डांसिंग, तो सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारी क्या है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से आती है तो फिर इसको आप एडजेक्टिव ना माने, एज अ वर्ब ट्रीट करें इसको। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं, जब किसी नाउन फॉर्म को क्वालिफाई करे तो मान लीजिए एज एडजेक्टिव, जैसे मैंने कह दिया आई सा अ डांसिंग गर्ल, गर्ल हमारा क्या है, नाउन, डांसिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल। लड़की किस तरह की, नाच रही लड़की, नाचती हुई लड़की। आई हमारा सब्जेक्ट है, सा हमारी वर्ब है, और डांसिंग गर्ल ये पूरा इसी सा का ऑब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है, जिसमें से ये हमारा डांसिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और यहाँ पे जो डांसिंग है ये क्या है, ये वर्ब है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, हम ये चर्चा मैं आपसे कल भी कर चुका हूं, है ना। अगर है फॉर्म ऑफ वर्ब, है फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद पास्ट पार्टिसिपल आ जाए तब इसको वर्ब मानिए, और जब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो एडजेक्टिव मानिए। चर्चा कल आपसे हुई थी पिछली क्लास में। आइए और थोड़ा देख लेते हैं। द बेबी इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे क्या है, द बेबी सब्जेक्ट है, इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, बी फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। लिंकिंग वर्ब क्या कहूँ मैं, मान लीजिए इसको बी फॉर्म ऑफ वर्ब, और बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आया है तो इसको एज अ वर्ब ट्रीट करिए, और ये कंटीन्यूअस एक्शन बताता है, ठीक। जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, वर्ब की तरह काम करता है, और क्या बताता है, किसी चीज के कंटिन्यू होने के एक्शन को बताता है, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में। दे वर आर्गुइंग लाउडली, दे हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, आर्गुइंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एज अ वर्ब आया है, ठीक। देखिए अब किस तरह से, अब मैं आपको बताऊं, अगर वो नाउन फॉर्म को क्वालिफाई करने लग जाए पार्टिसिपल, वही पार्टिसिपल क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। देखिए सी इज माई पार्टनर, सी डांसेज, अब मैं थोड़ा समझाता हूं आपको इसको, इसलिए कहा सी इज माई पार्टनर, सी डांसेज। अब इसी को अगर मुझे वहां पे डांसिंग को हमने देखा वर्ब की तरह से, सी वाज डांसिंग, सी इज डांसिंग, वहां पे डांसिंग क्या था, वर्ब था। बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जब प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से आता है तो उसको वर्ब मानिए, और जब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो उसको एडजेक्टिव मानिए। जैसे लिखा है सी इज माई डांसिंग पार्टनर, अब पार्टनर हमारा क्या है, नाउन, और पार्टनर किस तरह का, नृत्य करने वाला पार्टनर। अब बताइए यहाँ पे क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। यानी जब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तो आप उसको एडजेक्टिव मानिए, और जब बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आए तो उसको वर्ब की तरह ट्रीट करिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे डांसिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक, समझ पा रहे हैं। अ क्राइंग चाइल्ड सैट आउटसाइड, लड़का किस तरह का, रो रहा लड़का। यहाँ पे क्राइंग क्या है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से है। और लेकिन अगर मैं कह दूं द बॉय इज क्राइंग या द बॉय वाज क्राइंग, तो वही क्राइंग क्या हो जाए, वर्ब हो जाए, है ना। ध्यान रखिएगा, समझा ही देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा द चाइल्ड वाज क्राइंग, अब देखिए बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद अगर प्रेजेंट पास्ट इस तरह से आता है तो इसको क्या मानिए, वर्ब मानिए। और यहाँ पे ये क्या है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव है। ये सब समझ में आ गई होगी बात आपको। अब देखिए आई मेट अ स्माइलिंग स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर हमारा क्या है, नाउन, अजनबी। अजनबी किस तरह का, मुस्कुराता हुआ अजनबी, ये एडजेक्टिव हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। आइए ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेज यूजिंग पार्टिसिपल, ये तो आपको कल भी चर्चा खूब हुई आपसे पिछली क्लास में भी, कैसे यूज करते हैं, है ना, सब मैं पढ़ा ही चुका हूं। आइए एक बार आया है फिर से देख लेते हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना, कोई दिक्कत नहीं इन सब में ना, मैं समझाता हूं आपको ना। ये सब देखिए क्या लिखा है, आई सा द बॉयज,
द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। आई सा द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए कहने का मतलब क्या है, देखिए समझ लीजिए। देखिए लिखा है आई सा द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। दो अलग अलग बातें हैं, अगर इनको मुझे जोड़ना हो तो जाहिर सी बात है मैं जोड़ सकता हूं। कैसे? पार्टिकल के माध्यम से। ठीक, जैसे लिखा है आई सा द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। लड़के किस तरह के? फुटबॉल खेल रहे। अब देखिए आपने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक, समझ पा रहे होंगे इस तरह से। आई सा द बॉयज वर प्लेइंग, तो लिख दिया गया क्या। अच्छा, इसको कैसे इस तरह से बनाते हैं, आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और उसको क्या लिखेंगे। अच्छा, ये प्रायः इस तरह से होता कैसे है, होता ये है जब पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का क्या बन जाए, सब्जेक्ट बन जाए, तो फिर हम ऐसे स्ट्रक्चर का यूज कर लेते हैं। ठीक, आई सा द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। तो अब बताइए, देखा लड़कों को, लड़के खेल रहे थे, तो बार बार उसको रिपीट करने से अच्छा है इसको क्या कर दिया, उसने हटा दिया पूरा का पूरा यहाँ पर। तो आई सा द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए ये जो सेंटेंस अलग अलग थे, एक सेंटेंस हो गया। देखिए आई सा द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, इस तरह से। अभी इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। जब पढ़ेंगे क्या, हम बता ही तो रहा हूं इसको, लेकिन जब हम सिंथेसिस पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की, है ना। सिंथेसिस करने के 6 तरीके होते हैं हमारे पास, उन सभी को सीखेंगे। उसमें से पार्टिसिपल भी एक तरीका होता है, पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, ये जो स्ट्रक्चर आया, ये सब पढ़ेंगे अलग अलग से। लेकिन फिर भी आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ऐसी के मुझे बताना तो इसको वहां भी है, तो मैं अभी से बता लेता हूं। देखिए, जब दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, तो ऐसी स्थिति में हम उसको चेंज कर देते हैं, दोनों जोड़ने के लिए पार्टिसिपल में चेंज करके दोनों सेंटेंसों को एक नया सेंटेंस बना देते हैं। तो लिखा है आई सा द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, मैंने लिख दिया आई सा द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल। लड़के किस तरह के? फुटबॉल खेल रहे। ठीक, ये देखिए। अब ये देखिए क्या थी, ये हमारी, देखिए द बॉयज सब्जेक्ट था, वाज हमारी बी फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा था वर्ब को, इसी को हमने बदल दिया किसमें, जो है पार्टिसिपल ने बदल दिया। ये देखिए आई सा द बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, लड़के किस तरह के? फुटबॉल खेल रहे। ठीक है, बॉयज यहाँ ऑब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर देखिए इसमें लिखा है बकायदा, है ना। देखिए स्ट्रक्चर ऊपर लिखा है, ये देखिए वर्ब ऑफ परसेप्शन आएगी, वर्ब ऑफ परसेप्शन मतलब अनुभूत की क्रियाएं वो आएंगी। हाँ, सी, वॉच, हियर, नोटिस, फाइंड, ये सब। उसके बाद क्या आएगा, उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। इस तरह से खैर स्ट्रक्चर रटिए मत आप इस चीज को, भाव अनुसार समझ के उसको हमको चेंज करना है। देखिए मैं लिखा है सी हर्ड द बेबी वाज क्राइंग, तो क्या दिक्कत है। अब बताइए मुझको आप, वही एक बात ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया, अगर जो दूसरे वाक्य का ऑब्जेक्ट हो पहले वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए, तो फिर हम इस वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज कर सके, दोनों वाक्यों को एक वाक्य बना सकते हैं। सी हर्ड द बेबी क्राइंग, बच्चा किस तरह का? रो रहा। सी हर्ड द बेबी क्राइंग। अब देखिए ये जो वर्ब थी इसी को बना दिया क्या, पार्टिसिपल। अब ये एडजेक्टिव हो गया, तो यहां ये क्या था, वर्ब था। ठीक, समझ पा रहे होंगे। देखिए एक चीज जान लीजिए, पार्टिसिपल होते एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ही हैं। अब यहाँ पे इस तरह से बताना, चाहे मेरी मजबूरी मान लीजिए और चाहे मान लीजिए कि यही आपके लिए जरूरी है, नहीं अंततः जान लीजिए पार्टिसिपल होते तो एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ही हैं। ठीक, लेकिन अब आपके एग्जाम में इसको वर्ब ही इस तरह से मानेगा, तो आपको मैं इस वजह से बता रहा हूँ। बाकी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे अपने आप में, है ना, इसके पीछे अपने आप में खुद का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ऐसा है ना, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं क्या बता सकता हूं आपको, क्या मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं ये महत्वपूर्ण है ही नहीं है ना। महत्वपूर्ण ये है, इंपॉर्टेंट बात ये है क्या हमें जरूरत है, क्या आपको जरूरत है। तो मैं वो बात बता रहा हूं जो आपको जरूरत है। बाकी मैं बहुत कुछ इसमें चर्चा कर सकता हूं आपसे। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते एडजेक्टिव और एडवर्ब्स ही हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, इस चीज को मैं कहता हूं बार बार जोर देके। लेकिन अंत में हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी है, तो जब ध्यान रखिएगा बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जब प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाए तो उसको वर्ब ट्रीट करिएगा,
और जब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव की तरह मानिएगा। देखिए यहाँ इस बेबी नाउन के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आया है, एक्शन के कंटिन्यूअस होने को दिखा रहा है, ये क्या है, वर्ब। वॉच नोटिस, यानी वॉच आ जाए, नोटिस आ जाए, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर पार्टिसिपल आ जाए, यानी वॉच वर्ब आ जाए, नोटिस वर्ब आ जाए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आ जाए, फिर क्या आएगी, पार्टिसिपल आ जाएगी। अरे आपको मैं समझाता हूं। ही वॉच द गर्ल्स, दे वर मेकिंग सैंड कैसल्स। अब देखिए ये सब, ये जो लिखा है ना, बहुत चक्कर में मत पड़िए इन चीजों की, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात आप ध्यान रखिए, देखिए मेन बात, किसी चीज को याद तो करना ही नहीं है, हमको बस चीजों को समझना है। आप ये बताइए, क्या ये पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है? ये दे किसके लिए आया है, गर्ल्स के लिए। तो जाहिर सी बात है, फिर मुझे करना क्या है, मुझे करना तो यही है कि ये जो हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की तरह आई है बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद, इसी को चेंज कर देना है किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, यानी पार्टिसिपल में बदल देना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं ना, देखिए तोड़ के लिखा है मैंने इसको, देखिए ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है ना। देखिए लिखा है ही वॉच द गर्ल्स मेकिंग अ सैंड कैसल। अब गर्ल्स किस तरह की, मेकिंग अ सैंड कैसल्स। अब ये क्या हो गया हमारा, देखिए पार्टिसिपल हो गया, इसके बारे में बता रहा है, गर्ल्स के बारे में। ठीक, यानी जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो फिर वहां भी हम पार्टिसिपल का यूज इस तरह से करके दो बातों को, दो अलग अलग बातों को एक नई बात में, इसका मतलब दो अलग अलग वाक्यों को एक नया वाक्य बना सकते हैं। आइए और देख लेते हैं। आई नोटिस्ड अ मैन रिपेयरिंग हिज बाइक। आदमी किस तरह का, बाइक रिपेयर कर रहा, तो रिपेयरिंग हिज बाइक क्या हमारा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह से मैन के बारे में बता रहा है। आइए अगला देख लेते हैं। वही कहानी यहां भी है जो मैंने आपको बताया, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बने तो फिर उसको आप पार्टिसिपल के माध्यम से दो बातों को एक बात में बदल सकते हैं, यानी दो अलग अलग सेंटेंसों को एक नया सेंटेंस बना सकते हैं। द गार्ड हर्ड द वुमेन, शी वॉज शाउटिंग फॉर हेल्प। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट पहले वाक्य का दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बना, तो आप कह सकते हैं द गार्ड हर्ड द वुमेन शाउटिंग फॉर हेल्प। स्ट्रक्चर आप समझ में आ गया होगा, यही हुआ होगा। देखिए द गार्ड हर्ड द वुमेन शाउटिंग फॉर हेल्प। ठीक, वी हर्ड द क्राउड चीयरिंग लाउडली। क्राउड किस तरह की, चीयर कर रही है ना, तेज तेज। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पार्टिसिपल, देखिए लिखा है वी लिसन टू द म्यूजिक, द म्यूजिक वाज प्लेइंग इन द हॉल। क्या ही फर्क पड़ना है उससे, आप चाहे सब्जेक्ट लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उससे तो हमको मतलब ही नहीं ना। अगर पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, अब भले ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाए तो प्रक्रिया वही पार्टिसिपल के माध्यम से दो बातों को एक बात बना देना, दो सेंटेंस को एक सेंटेंस नया बना देना। देखिए इसको देखिए, वी लिसन टू द म्यूजिक, द म्यूजिक वाज प्लेइंग इन द हॉल। हमने हम गाना सुन, हाँ, वी लिसन टू द म्यूजिक प्लेइंग इन द हॉल, है ना, हम हॉल में बज रहे संगीत को सुन रहे थे, है ना। हम वी लिसन टू द म्यूजिक, हमने सुना था जो है म्यूजिक को। द म्यूजिक वाज प्लेइंग इन द हॉल, और म्यूजिक कहाँ बज रहा था, हॉल में। तो पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बना। अब इसको हम पार्टिसिपल के माध्यम से एक सेंटेंस बना सकते हैं। वी लिसन, हमने सुना था, टू द म्यूजिक, म्यूजिक को, प्लेइंग इन द हॉल, जो कि बज रहा था कहाँ, हॉल में। अभी जो लिखा है ना प्लेइंग इन द हॉल, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह से। और ये जो प्लेइंग है, ये जो प्लेइंग है, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कंटिन्यूअस एक्शन को बता रहा है, तो यहां पे ये वर्ब है। और यहां पे ये प्लेइंग क्या है, यहां पे ये हमारा प्लेइंग एडजेक्टिव है, म्यूजिक के बारे में बता रहा है। समझ पा रहे होंगे मेरी बात। आइए और आगे देख लेते हैं। आई लाइक द सॉन्ग्स प्लेइंग ऑन द रेडियो, मैंने गाने को पसंद किया था। आई लाइक द सॉन्ग, गाने को पसंद किया था, गाना क्या, प्लेइंग ऑन द रेडियो, बज रहा कहाँ, रेडियो पे। अब देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉन्ग के बारे में बता रहा है। देखिए
देखिए, यू सी द मैन ही इज सेलिंग फ्रूट्स, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट सेम वही तरीका जो हम करते आए। आइए देख लेते हैं। कैन यू सी द मैन सेलिंग फ्रूट्स, आदमी किस तरह का बेच रहा फ्रूट। अभी दो बातों को एक बात कर दिया आपने, और तरीका वही जो मैंने आपको अभी तक बताया, इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाए तो पार्टिसिपल के इस तरह से हम करते हैं। देखिए, ही स्पोक द गर्ल्स स्टैंडिंग नियर द गेट, उसने बात किया था लड़कियों से। लड़कियां किस तरह की, स्टैंडिंग नियर द गेट, जो खड़ी थी कहां, गेट के पास। देखिए, टू एक्शंस बाय सेम सब्जेक्ट। देखिए, रीराइटिंग सेंटेंसेज यूजिंग पार्टिसिपल्स कंस्ट्रक्शंस, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए देखिए, जैसे लिखा है, द प्लेयर टुक केयरफुली एम, द प्लेयर हिट द टारगेट, द प्लेयर टेकिंग केयरफुल एम हिट द टारगेट। ये मैं समझाता हूं आपको। ये बताइए, क्या पार्टिसिपल के माध्यम से हम दो अलग अलग चीजों को जोड़ नहीं रहे थे अभी तक, खूब जोड़ रहे थे। ये वही बात रिपीट हुई है, उसमें क्या ही दिक्कत है। देखिए, लिखा है द प्लेयर टुक केयरफुल एम, प्लेयर ने सावधानी पूर्वक अपना निशाना साधा। द प्लेयर हिट द टारगेट। तो आप बताइए, सब्जेक्ट सेम है, हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां कर दिया गया क्या, द प्लेयर टेकिंग केयरफुल एम। प्लेयर किस तरह का, सावधानी पूर्वक अपना एम ले रहा। अब यहां पे क्या किया हमने, यहां पे इस फाइनाइट वर्ब को बदल दिया नॉन फाइनाइट, अर्थात नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह यूज कर दिया किसको, पार्टिसिपल को। ठीक है, और चाहे हम सब्जेक्ट सेम है, हम पहले भी लिख के सीधा सीधा पार्टिसिपल का यूज कर लें, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज ना करें, तो सही ये भी है हमारा। और इसको मैं ऐसे कह दूं, टेकिंग केयरफुल एम द प्लेयर हिट द टारगेट, ये भी सही है। दोनों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ पा रहे होंगे। यहां पे, अरे ये सब तो पढ़ा चुका हूं मैं आपको ना, आ ही रहा होगा आपको। भाई यहां पे इस फाइनाइट वर्ब को मैंने बदल दिया नॉन फाइनाइट में, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह यूज किया, इस सब्जेक्ट को आजाद कर दिया इसके फाइनाइट वर्ब से। ठीक है, चाहे इसको मैं, अच्छा क्योंकि सब्जेक्ट सेम सेम है, तो मैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज ना भी करूं अगर, तो मैं सीधा सीधा पार्टिसिपल का यूज भी कर सकता हूं। तो मैंने कह दिया क्या, टेकिंग केयरफुल एम, है ना, द प्लेयर हिट द टारगेट। तो ये भी सही है, ये भी सही, वो था करेक्ट। देखिए, सी ओपन द डोर सी इंटर द रूम, तो मैं कह सकता हूं ओपनिंग द डोर सी इंटर द रूम। हाँ, दरवाजा खोल के वो कमरे के अंदर चली गई। सीइंग हियरिंग समथिंग, नेक्स्ट एक्शन देखिए लिखा है, वो सब आप छोड़िए, तरीका मैं ज्वाइन करने का आपको बता रहा हूं। ही सा अ चाइल्ड क्राइंग, ही वेंट टू हेल्प द चाइल्ड। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं, सब पढ़ा हुआ है हमने ना, ये सब पीछे कल खूब किया हमने इस तरह के क्वेश्चन, ये बस प्रैक्टिस के लिए अंत में आया हुआ है। देख लीजिए एक बार, आगे आप फिर से एक बार देख लीजिए, क्या ही दिक्कत है। देखिए, लिखा है ही सा अ चाइल्ड क्राइंग, उसने देखा था एक बच्चे को, बच्चा किस तरह का, रो रहा, तो एडजेक्टिव हो गया। ही वेंट टू हेल्प द चाइल्ड। अच्छा, ये मुझको बताइए, क्या दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं है, सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। जब सब्जेक्ट सेम है, अच्छा, वो बच्चे को, बच्चे की मदद करना क्यों गया, बच्चे की मदद करने क्यों गया, क्योंकि बच्चे को उसने रोते हुए देखा था। तो किसी एक्शन का रीजन बताने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर हो तो पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तो जाहिर सी बात है एक्शन का रीजन बताता है कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जाहिर सी बात है, इसी फाइनाइट वर्ब को, जो रीजन वाली वर्ब है, इसी को बदल दीजिए किसमें, नॉन फाइनाइट में। तो मैंने कह दिया सीइंग अ चाइल्ड क्राइंग, देखिए बदल दिया ना, सीइंग अ चाइल्ड क्राइंग ही वेंट टू हेल्प हिम, हो गया, क्या ही दिक्कत है, ये तो हम कल खूब हमने किया इस तरह का। देखिए, हियरिंग द नॉइज आई रश्ड आउटसाइड, है ना, मैंने कहा आई हर्ड अ नॉइज, आई हर्ड द नॉइज, आई हर्ड द नॉइज, आई रश्ड आउटसाइड। दो बातें हैं, मैं इसको लिख देता हूं, समझ लीजिए आप, क्यों कोई बात रह जाए। एक एक बात आपके मन में क्लियर होनी चाहिए, कोई समस्या ना हो आपको। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या बोल ब्रेक करूंगा, आई हर्ड द नॉइज, आई रश्ड
आउटसाइड। अब ये दो अलग अलग बातें हैं, आप मुझको बताइए क्या सब्जेक्ट सेम नहीं है? सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। जब सब्जेक्ट सेम है तो फिर बड़ी सीधी सी बात है। अच्छा, मैं बाहर क्यों भागा? बाहर भागने का कारण क्या था? मैंने सोर्स सुना। तो किसी एक्शन का रीजन बताती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसी एक्शन का रीजन पास्ट पार्टिसिपल भी बताती है। पास्ट पार्टिसिपल का यूज हम करते हैं जब पैसिव स्ट्रक्चर हो, क्योंकि स्ट्रक्चर एक्टिव है तो इसी रीजन वाली वर्ब को, फाइनाइट वर्ब को हमको बदल देना है किसमें? नॉन फाइनाइट में। तो वही हो गया है, हियरिंग द नॉइज आई रश्ड आउटसाइड। देखिए, यानी कि एक चीज मान लीजिए, पार्टिसिपल में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, हम जानते हैं। वॉकिंग ऑन द रोड द एक्सीडेंट हैपेंड, गलत है। वॉकिंग ऑन द रोड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, यहाँ पे टहल कोई और रहा है, एक्सीडेंट यहाँ सब्जेक्ट लॉजिकल नहीं है, यानी एक्सीडेंट ही हो गया है ना, एक्सीडेंट ही टहल रहा था रोड पे, इसका मीनिंग ये हो गया। वॉकिंग ऑन द रोड एक्सीडेंट हैपेंड, यानी रोड पे टहल रहा था कौन? एक्सीडेंट ही टहल रहा था रोड पे, रॉन्ग हो गया। वॉकिंग ऑन द रोड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, अब ये सही। अब देखिए, ये तो मैं आपको सब पढ़ा ही चुका हूं, है ना, सब जितना अभी तक एज एब्सोल्यूट है ना, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको ना। जैसे लिखा है द वेदर वाज फाइन, मिस्टर शर्मा रिमूव हिज जैकेट। अब बताइए शर्मा जी ने जैकेट क्यों रिमूव कर दिया? मौसम अच्छा था। अब बताइए मुझको आप, जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम? पार्टिसिपल का यूज करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से। जैकेट उतार दिया, रीजन क्या था? मौसम अच्छा था। तो ये जो रीजन, किसी एक्शन का रीजन कौन बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये तो होता है, ठीक है। तो आइए इसी फाइनाइट वर्ब को बदल दीजिए किसमें? रीजन वाली, इसी रीजन वाली फाइनाइट वर्ब को बदल दीजिए किसमें? आप नॉन फाइनाइट में बदल दिया आपने। द वेदर बीइंग हॉट मिस्टर शर्मा रिमूव हिज जैकेट। अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग था तो हमने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि किसी फाइनाइट वर्ब को उसके सब्जेक्ट से आजाद कर देना। इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद हमको लिख देना है क्या? नॉन फाइनाइट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद उस फाइनाइट वर्ब को बदल देना है किसमें? नॉन फाइनाइट में, और फिर आगे वाली मेन क्लास लिख देनी है। देखिए, द वेदर बीइंग हॉट मिस्टर शर्मा रिमूव हिज जैकेट, समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से ना, और देख लीजिए, देखिए द रोड वाज स्लिपरी द ड्राइवर स्लोड डाउन। ड्राइवर धीमा क्यों चलाया? रोड क्या थी? फिसलन वाली थी। अब बताइए, अलग अलग सब्जेक्ट है, अच्छा रीजन है ना, तो रीजन है तो कौन बताएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। एक्टिव में लिखा है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बताएगी। चलिए इसी फाइनाइट वर्ब को बदल दीजिए किसमें आप? नॉन फाइनाइट में। द रोड बीइंग स्लिपरी द ड्राइवर स्लोड डाउन, और किसका यूज करेंगे हम? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ रोड है और यहाँ ड्राइवर है, तो इसी फाइनाइट वर्ब को बदल देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब पे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह। ये सब्जेक्ट के बाद आप लिख देंगे क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए आइए देखते हैं, लिखा है दे अराइव्ड एट द ऑफिस दे फाउंड द गेट लॉक्ड। देखिए, अब एक्चुअली मैं आपको समझा दूं, इसको देख लीजिए एक बार। ये जो लिखा है ना, व्हेन ऑन अराइवल, है ना, अगर इस तरह से हो कुछ, खैर इसकी आवश्यकता यहाँ पे है नहीं। चलिए अब लिखा है, देख लीजिए, अब आ गया है तो व्हेन या ऑन अराइवल अगर आ जाए तो वहां भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज इस तरह से करते हैं लोग, जब व्हेन या ऑन अराइवल एक्शन हो, और एक्शन, अरे छोड़िए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा है, ये इसको काट दीजिए, ये गलत लिखा है। आप इसकी बात ही मत करिए, ये सेंटेंस जो लिखे इनको मैं समझा देता हूँ अपने मन से। देखिए है क्या वास्तव में, ये है दे अराइव्ड एट द गेट दे फाउंड द गेट लॉक्ड। अब देखिए, दे अराइव्ड एट द गेट, वे गेट पर आए थे, उन्होंने पाया था क्या? जो है गेट लॉक था। ये ऐसे है एक्चुअली, इसको मैं अगर ठीक ठीक लिखूं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे, व्हेन दे अराइव्ड एट द गेट एट द ऑफिस, हाँ, व्हेन दे अराइव्ड एट द ऑफिस एट द
ऑफिस, दे फाउंड द गेट क्लोज, उन्होंने पाया था गेट बंद है। कब पाया था? जब उन्होंने देखा कि जब वो ऑफिस पहुंचे थे। ठीक, तो बताइए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि नहीं है, आप बताइए। और काम कर रही है एडवर्ब का, गेट बंद पाया था, कब पाया था? तो बताइए वर्ब के बारे में कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एडवर्ब तेरे काम कर रही है। तो इसी के बदले, इस पूरी क्लॉज के बदले लिख दिया गया है ऑन अराइविंग, है ना, ऑन अराइविंग एट द ऑफिस दे फाउंड द गेट लॉक्ड। इस तरह से सब लिखने के तरीके हैं, इसको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए लिखा है आई इंटर्ड द क्लासरूम, आई सा द टीचर राइटिंग ऑन इंटरिंग द क्लासरूम, है ना। और एक चीज बताऊंगा आपको मैं, यहां पे जो ये जो ये देखिए क्या है, ऑन अराइविंग और ये लिखा है ऑन इंटरिंग, ये सब एक्चुअली इनको आप इस तरह से मत ट्रीट करें कि ये क्या बोलते हैं पार्टिसिपल की तरह। इस तरह से मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा, और मैं दिखाता हूं, इसको इस तरह समझिए, मैं समझा रहा हूं। ये जो पूरा बात है, ये पूरी इसको देख लीजिए आप, ये जो लिखा है ना ऑन अराइविंग, इसको आप एज एडवर्बियल ट्रीट करिए। ये एडवर्बियल की तरह आया है। जो अभी मैंने क्लास तोड़ी थी वेन क्लाज, ये पूरे पूरे वेन क्लास सबऑर्डिनेट क्लाज की तरह से, सबऑर्डिनेट क्लाज वहां क्या काम कर रही थी? एडवर्ब का। उसी तरह से ऑन अराइविंग का यूज कैसे हुआ है? एडवर्बियल की तरह से। इसको आप पार्टिसिपल की तरह मत देखिए, ये पार्टिसिपल है। ये पूरा ऑन अराइविंग, ये पूरा क्या काम कर रहा है? एडवर्बियल काम कर रहा है। आई देख लेते हैं, आई इंटर द क्लासरूम, आई सा द टीचर राइटिंग। तो देखिए अब इसमें आप एक चीज देख लीजिए, ये लिखा है ऑन इंटरिंग द क्लासरूम आई सा द टीचर राइटिंग। तो अब इसमें देखिए हुआ ये इसको देख लीजिए, देखिए ये जो लिखा है आई इंटर द क्लासरूम आई सा द टीचर राइटिंग। अब बताइए इसमें वास्तव में क्या है? ये लिखा है ऐसे, आई सा द, ऐसे लिखा है when I entered the classroom, I saw the teacher writing. मैंने देखा था टीचर लिख रहे थे, कब? जब मैं क्लास के अंदर प्रवेश किया। तो ये पूरी एडवर्ब क्लॉज है। इसी एडवर्ब क्लॉज के बदले हमने लिख दिया क्या? ऑन इंटरिंग। वही वो कह रहा है कि व्हेन क्लॉज के बदले आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। ये एडवर्ब और ये भी क्या हमारा एडवर्बियल, इसको पार्टिसिपल मत समझिए आप, है ना। ये एडवर्बियल की तरह से पूरा पूरा, ठीक, समझ पा रहे होंगे। जैसे ऑन प्लस वर्ब के जैसे ही, है ना, पहुंचते ही, इसका ये मीनिंग है ना। आइए देखिए लिखा है यहाँ सेंटेंस को छोटा, देखिए क्या है, रिराइटिंग सेंटेंस यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। आइए देख लेते हैं इसको भी। देखिए लिखा है, देखिए द नोटिस वाज रिटन इन अनक्लियर वर्ड्स, इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड। द नोटिस वाज रिटन, बताइए पैसिव में है कि नहीं? पैसिव में है ना। जब पैसिव में है, अच्छा, इट वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड, उसको पढ़ना कठिन था। क्यों कठिन था? क्योंकि नोटिस स्पष्ट लिखी नहीं थी। तो इसका मतलब किसी भी एक्शन का रीजन कौन बताता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर है तो आप यूज कर दीजिए किसका? पास्ट पार्टिसिपल का। जैसे लिखा है द नोटिस बीइंग रिटन इन अनक्लियर वर्ड्स वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे इसको बना दिया उन्होंने कैसे? प्रेजेंट पार्टिसिपल से। इसको मैं, देखिए ध्यान रखिएगा, जब स्ट्रक्चर पैसिव हो तो उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं, पास्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, पर ज्यादा बेहतर होता है कि आप पास्ट पार्टिसिपल से बनाएं। तो यहाँ द नोटिस बीइंग रिटन इन अनक्लियर वर्ड्स वाज हार्ड टू अंडरस्टैंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, द नोटिस रिटन इन अनक्लियर वर्ड्स। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना दिया, वाज को बना दिया है बी, ये वाज हमारा फाइनाइट वर्ब है, इसी को बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग कर दिया।
है ना। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बी का आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग। तो इसको मैं चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दूं, और सबसे बेहतर ये है कि आप इसको बना दीजिए द नोटिस रिटन इन अनक्लियर वर्ड्स, क्योंकि स्ट्रक्चर पैसिव में है ये वाला, इसलिए इसको आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर लीजिए। और देखते हैं द रोड वाज डैमेज बैडली, इट काज ट्रैफिक प्रॉब्लम। तो देखिए वही बात है, द रोड वाज डैमेज बैडली, रोड बुरी तरह से खराब हो गई थी, तो खराब किसी चीज से हुई थी ना, तो पैसिव स्ट्रक्चर है, आप पास्ट पार्टिसिपल लगा दीजिए। द रोड बीइंग डैमेज बैडली काज ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। यहाँ आप चाहे यहाँ इन्होंने प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाने की कोशिश की है हमने, लेकिन इसको आप पास्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं। द रोड डैमेज्ड बैडली काज्ड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ये भी ठीक है। या द रोड बीइंग डैमेज्ड बैडली, ये भी क्या है, वो था करेक्ट। जब आप लिख रहे हैं बीइंग डैमेज्ड ना, तो आप बताइए ये भी प्रेजेंट पार्ट, देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का दो रूप होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। तो ये प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल का यूज कर लिया है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लेइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, बीइंग प्लेड प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल। तो देखिए, तो यहां प्रेजेंट पैसिव पार्टिसिपल से बना लिया गया है, और सीधा आप पास्ट पार्टिसिपल से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए रितु वाज मोटिवेटेड बाय हर सक्सेस, शी वर्कड इवन हार्डर। आप बताइए पैसिव में है, पैसिव में ना ये भाई, ये स्ट्रक्चर पैसिव में है, तो उसने कठिन परिश्रम क्यों करना शुरू कर दिया, मोटिवेट हुई थी अपने सक्सेस से, पैसिव में है, तो आप कह दीजिए क्या, इंकरेज्ड बाय हर सक्सेस रितु वर्कड इवन हार्डर, हो गया। जो सेंटेंस अलग थे जुड़ गए। देखिए ही वाज शॉक्ड बाय द न्यूज, ही स्टेड साइलेंट। तो क्या, शॉक्ड बाय द न्यूज, ही स्टेड साइलेंट, पैसिव में है ना, जब पैसिव में है तो किसका यूज कर लीजिएगा आप, शांत क्यों रही, क्योंकि उसने समाचार सुना था। तो जाहिर सी बात है, किसी एक्शन का रीजन बताता है पास्ट पार्टिसिपल, जब पैसिव स्ट्रक्चर हो तो आपने यूज कर लिया शॉक्ड बाय द न्यूज। और देख लीजिए, देखिए वॉकिंग आना, ये सब कहने का मतलब ये है कि पार्टिसिपल जब यूज करें तो एक उपयुक्त सब्जेक्ट होना चाहिए, अनुपयुक्त नहीं होना चाहिए। वॉकिंग अलोंग द रोड द एक्सीडेंट हैपेंड, ये रॉन्ग है, क्योंकि सब्जेक्ट ही अनुपयुक्त है। आप लिख दीजिए वॉकिंग अलोंग द रोड आई मेट विद एन एक्सीडेंट, अब सही हो गया। फिर देख लीजिए बीइंग वेरी टायर्ड द एग्जाम वाज पोस्टपोन, एकदम गलत है, एग्जाम ही अपने आप एग्जाम ही थका था, सब्जेक्ट ही उपयुक्त नहीं है। आपने लिखा बीइंग वेरी टायर्ड द स्टूडेंट्स पोस्टपोन द एग्जाम। कॉमन मिस्टेक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स द टेम्पल अपीयर्ड, गलत है। अरे भाई मंदिर पे आप, सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे थे, मंदिर थोड़ी नहीं चढ़ रहा था, सब्जेक्ट उपयुक्त नहीं, रॉन्ग है। क्लाइंबिंग द स्टेयर्स वी सा अ टेम्पल, यानी चढ़ रहे सीढ़ियों पे हमने मंदिर देखा था। बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड इनसाइड। अब बताइए हम ही बारिश वाला दिन हो गए, है ना, ये जो बीइंग अ रेनी डे किसके बारे में बता रहा है, बी के बारे में बता रहा है, रॉन्ग है, हमें लिखना चाहिए था इट बीइंग अ रेनी डे वी स्टेड इनसाइड। ठीक, आइए अभी तक हमने जो जो पढ़ा देख लीजिए। देखिए बीइंग एडजेक्टिव रीजन बताइए, ये सब तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, आपको क्या है उसमें देखना है ना। देखिए रॉन्ग सब्जेक्ट होगा तो पार्टिसिपल का यूज मत करिए। एब्सोल्यूट क्या होता है, जब सब्जेक्ट अलग अलग हों। देखिए ये सब पढ़ा ही चुका हूं मैं आपको ना, ये सब हो चुका है ना। वॉकिंग ऑन द रोड द बस हिट हिम। अब बताइए वॉकिंग ऑन द रोड द बस हिम, यानी बस ही जो है रोड पे चल रही थी, रॉन्ग है ना ये, मैं चल रहा था तो वह चल रहा था तो बस ने हिट कर दिया, यहाँ सब्जेक्ट ही गलत है, रॉन्ग है ये, है ना। वॉकिंग ऑन द रोड ही वाज हिट बाय अ बस, अब सही है। बीइंग नाउन, है ना, जैसे लिखा है बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई स्टेड इंडोर, यानी मैं ही एक ठंडा दिन हो गया, सब्जेक्ट गलत है। सब्जेक्ट जब उपयुक्त सब्जेक्ट नहीं है तो पार्टिसिपल का यूज आप इस तरह से ना करें। ये सब चर्चाएं खूब हो चुकी हैं आपसे, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई स्टेड इंडोर्स, ठीक, जैसे लिखा है। अब देखिए अगला, इट बीइंग अ रेनी डे वी कैंसिल द ट्रिप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं अलग अलग करूं, इट वाज अ रेनी डे वी कैंसिल द ट्रिप, ऐसे तो कहूंगा भाई, मैं इसको क्या कहूंगा, इट वाज अ रेनी डे वी कैंसिल द ट्रिप। तो अलग अलग सब्जेक्ट है, आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर दिया। यहां आप देख लीजिए ये वही तो था,
है ना। ये देखिए इसको, यहाँ भी क्या है, सब्जेक्ट अलग अलग है तो आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज किया है। इट वाज अ वेरी कोल्ड डे, आई स्टेड इनडोर्स, तो क्या है, इट बीइंग अ कोल्ड डे, सब्जेक्ट अलग अलग है तो पार्टिसिपल का यूज किया किस तरह से, आपने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह से। आइए और देख लेते हैं। वॉकिंग इन द गार्डन द बेल रैंग, अब बगीचे पे टहल रहा है, ये घंटी खुद ही बज गई, सब्जेक्ट उपयुक्त नहीं है, रॉन्ग है। हमको क्या लिखना चाहिए, वॉकिंग इन द गार्डन आई हर्ड द बेल रैंग। अब सही हो गया, जब मैं टहल रहा था गार्डन में मैंने घंटी को सुना बजते हुए। क्लाइंबिंग द हिल अ फोर्ट वाज सीन बाय यस, है ना। अब देखिए क्लाइंबिंग द हिल अ फोर्ट वाज सीन बाय यस, अब देखिए क्लाइंबिंग द हिल, चढ़ रहे पहाड़ पर, या फोर्ट थोड़ी नहीं चढ़ रहा था, समझ पा रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट सही नहीं है, तो ऐसे आप कर दीजिए क्या, क्लाइंबिंग द हिल वी सा फोर्ट, बीइंग, ये सब कोई दिक्कत नहीं ना, बीइंग टायर्ड द मीटिंग वाज पोस्टपोन, है ना। ये सब गलत है क्योंकि सब्जेक्ट उपयुक्त नहीं है, मीटिंग थकी थोड़ी नहीं थी, कोई आदमी थका रहा होगा। बीइंग टायर्ड द मेंबर्स पोस्टपोन द मीटिंग, ये सब्जेक्ट उपयुक्त होना चाहिए, ये बात हमको ध्यान रखनी है। एब्सोल्यूट फ्रेज गलत तरीके से मत यूज करिए। बीइंग प्रेजेंट वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ठीक नहीं है ना, हम प्लीजेंट थोड़े नहीं थे, दिन प्लीजेंट रहा होगा। देखिए द वेदर बीइंग प्लीजेंट, वेदर क्या था, प्लीजेंट था। वी वेंट आउट फॉर अ वॉक, ठीक। इम्पर्सनल एब्सोल्यूट पार्टिसिपल्स, पूरे पूरे जो है सेंटेंस को बताता है ये, है ना। देखिए कंसीडरिंग हिज एज ही प्लेज वेरी वेल, अब ये जो लिखा है कंसीडरिंग हिज एज, ये पूरा का पूरा बता रहा है ही प्लेज वेरी वेल, पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है। जनरली स्पीकिंग पीपुल अवॉइड हार्ड वर्क, जो लिखा है जनरली स्पीकिंग, ये पूरा का पूरा इसी फ्रेज के बारे में बता, इस पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है, ठीक। फिर देखिए लिखा है रफली स्पीकिंग द जर्नी टेक्स 3 आवर्स, अब जो लिखा रफली स्पीकिंग ये बता रहा है पूरे पूरे किसके बारे में, द जर्नी टेक्स 3 आवर्स, पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है। इम्यूजिंग द प्लान फेल्स व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, अब ये जो लिखा है ना इम्यूजिंग द प्लान फेल्स, ये पूरा पूरा व्हाट विल वी डू नेक्स्ट, ये पूरे पूरे सेंटेंस के बारे में ही बता रहा है। तो इस तरह से अभी सब पीछे पढ़ चुके हैं ना हम, एक बार मैं क्लियर कर दूं फिर भी आपको कोई डाउट ना रह जाए। भाई देखिए ये इसी पूरे सेंटेंस के बारे में तो बता रहा है ना, एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है, ये एडवर्बियल की तरह, ये पढ़ा भी पीछे आपने, एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है, ये भी एडवर्बियल की तरह काम कर रहा है। तो इस तरह से नॉन फाइनाइट फाइनली आज हमारी कंप्लीट हो गई। तो मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की, है ना। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सबका।